नर्मदा नदी के किनारे बसा था एक पुराना गांव कचनारीपुर। वहां की हवाओं में अब भी पुरानी कहानियों की गंध थी और नदी के किनारे खड़ा बरगद जैसे सबका गवाह हो। इसी गांव के एक कोने में मिट्टी और पत्थरों से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहती थीं दो बहनें, सावित्री और रमा। उनके माँ बाप 2 साल पहले आई महामारी में चल बसे थे। तब से दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा थीं। सावित्री बड़ी थी, चुपचाप लेकिन बेहद मजबूत। रमा छोटी थी, थोड़ी चंचल लेकिन दिल की साफ। उस दिन सुबह नर्मदा की लहरें कुछ ज्यादा ही बेचैन लग रही थीं। सावित्री आंगन बुहार रही थी और रमा पूजा की थाली लिए मंदिर से लौट रही थी। दीदी देखो, मैं कितनी जल्दी आ गई आज मंदिर से। धूप सिर पर आ गई है रमा, और तू फूलों की चूहिया बन के मंदिर में घूम रही है। कब समझेगी तू? दीदी माफ कर दो ना, गौरी काकी की बकरी झाड़ियों में फंस गई थी, निकालने में देर हो गई। माँ कहती थी जो दूसरों की मदद करता है वही इंसान कहलाता है। सावित्री चुप हो गई। उसकी आंखें कुछ पल को भीग गईं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, माँ अब नहीं है रमा, और उनके कहे शब्दों की कीमत इस दुनिया में कोई नहीं समझता। अब कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। रमा चुप हो गई। वो आहिस्ता से झोपड़ी के कोने में रखे लकड़ी के पुराने संदूक के पास गई। वो संदूक अब उनकी माँ की आखिरी निशानी बन चुकी थी। उसने माँ की पुरानी साड़ी निकाली, अपनी दीदी के पास आकर बोली, दीदी जब माँ यह साड़ी पहनती थीं, तो हमें देखकर मुस्कुराती थीं। कहती थीं तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनना। सावित्री ने रमा की आंखों में देखा और पहली बार महीनों बाद हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर आई। मैं तुझसे सख्त हूँ रमा, क्योंकि मैं डरती हूँ। अगर तुझे भी कुछ हो गया तो मैं अकेले कैसे जीऊंगी? आप ही तो मेरी ताकत हो दीदी। अगर आप मेरा हाथ थामे रहो तो दुनिया की सबसे बड़ी आंधी भी मुझे हिला नहीं सकती। लेकिन जैसे ही उनकी यह भावनात्मक बातचीत खत्म हुई, पगडंडी पर 3 परछाइयां झोपड़ी की ओर बढ़ती दिखीं। श्यामलाल, गुड़िया चाची और मुकुल उनका बेटा। अरे सावित्री बेटी, कैसी है तू? बहुत मुश्किल वक्त देख लिया तुम दोनों ने। सोच रहे थे थोड़ा सहयोग करें। हाँ बेटी, अगर तुम अपने हिस्से की जमीन हमारे नाम कर दो तो हम तुम दोनों को अपने घर ले चलते हैं। तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वैसे भी ये पुराना घर ढह ही जाएगा और जमीन बेकार ही पड़ी। सावित्री के चेहरे पर गुस्से की लाली आ गई। ये घर और ये जमीन हमारे माम बाबूजी की आखिरी निशानी है, और जब तक मैं जिंदा हूं कोई भी इसे छू भी नहीं सकता। बेटी, औरतें खेत नहीं जोती, दुनिया समझदारी से चलती है। देख लेना, एक दिन तुम्हें खुद हमारे पास आकर रोना पड़ेगा। वे तीनों वहां से चले गए। रमा ये सब अंदर से सुन चुकी थी। दीदी क्या सच में हम अकेले पड़ जाएंगे? वो लोग हमारी जमीन लेना चाहते हैं ना? हाँ रमा, पर तू चिंता मत कर। जब तक मैं हूं कोई कुछ नहीं कर पाएगा। नर्मदा की लहरें अब भी वैसे ही बह रही थीं, शांत, लेकिन भीतर बहुत कुछ कहती हुई। लेकिन सावित्री और रमा की जिंदगी में अब शांति नहीं थी। हर सुबह एक नई चिंता, हर शाम एक नया डर। उस रात जब दोनों बहनें चूल्हे के पास बैठीं तो सावित्री ने रमा से पूछा, रमा, मंदिर गई थी आज? नहीं दीदी, मन नहीं हुआ। सब लोग बातें बनाते हैं, कहते हैं हम प्रसाद के लालच में जाती हैं। तो जाने की जरूरत भी नहीं। भगवान को दिखावे की नहीं, सच्चाई की जरूरत है। रात को दोनों बहनें नींद में करवटें बदलती रहीं। सावित्री की आंखें तो हर रात की तरह खुली ही रहीं, लेकिन उस रात वो कुछ और ज्यादा बेचैन थी। सुबह दोनों अपनी खेत की ओर गईं, जो गांव के आखिरी छोर पर था। वहां उन्होंने थोड़ी बहुत सब्जियां लगाई थीं, टिंडा, भिंडी, लौकी। दीदी देखो, लौकी कितनी बड़ी हो गई है। हम इसे बाजार में बेचेंगे ना? हाँ, कुछ दिन का गुजारा निकल आएगा, लेकिन लंबी लड़ाई के लिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। दीदी मैं सिलाई जानती हूँ,
गांव की औरतों के कपड़े सिल दूंगी। नहीं रमा, तू घर संभाल, मैं बाहर का काम कर लूंगी। बाबूजी ने मुझे बांस की सीज बनाना सिखाया था, वही काम फिर से शुरू करूंगी। लेकिन जब वे घर लौट रही थीं, तभी उन्हें खेत के बीचों बीच एक खूंटी गड़ी दिखाई दी। दीदी, ये खूंटी कल तो नहीं थी, ये किसने लगाई? जरूर चाचा चाची की चाल है। बिना पटवारी के खेत में कोई खूंटी नहीं गाड़ सकता। लगता है ये लोग खेत बांटने की तैयारी कर रहे हैं। उसी वक्त श्यामलाल, गुड़िया चाची और मुकुल सामने आ गए। अरे बेटियों, घबराओ मत, हम तो बस खेत की नाप जोक करवा रहे थे। जरूरी है ना, इतने सालों से बंजर पड़ा है। चाचा जी, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। जब तक हम जिंदा हैं ये जमीन कोई नहीं ले सकता। बेटी, ये जमीन तो तुम्हारे बाबा ने अपने दोनों बेटों को बराबर हिस्से में दी थी। तुम्हारे बाबूजी तो अब है नहीं, तो अब ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमसे सब छीन लें। आप बड़ों की तरह बर्ताव कीजिए, जैसे कि माँ बाबूजी के वक्त किया करते थे। अब बहुत बोलने लगी है ये छोटी लड़की। सोचता हूँ एक दिन तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रहे। कमल, अगर अगली बार तुम्हारी धमकी सुनाई दी तो सीधे पंचायत में लेकर जाऊंगी। वो दिन सावित्री और रमा की जिंदगी में एक नया डर लेकर आया था। अब बात केवल लालच तक नहीं, बल्कि जमीन के कागजों में हेराफेरी की हो रही थी। रात का अंधेरा और मन की पीड़ा। उस रात रमा बहुत बेचैन थी। दीदी, जब माम बाबूजी थे तो सब कुछ सुरक्षित लगता था। अब लगता है हर कोना डराता है। हमारे पास एक दूसरे का सहारा है रमा। हम माँ बाबूजी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये हमारी परीक्षा है। कभी कभी तो लगता है बाबूजी आ जाएंगे, मुझे गले लगा लेंगे। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी रमा, तू ही मेरी दुनिया है। सावित्री के चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। अब बात भावनाओं से ऊपर थी। अब लड़ाई थी हक की और इंसाफ की। अगले ही दिन दोनों बहनें गांव की चौपाल में पहुंची, जहां सरपंच रामधारी बैठे थे। चौपाल पर गांव के बड़े बुजुर्ग भी जमा थे, लेकिन वहां पहले से ही श्यामलाल भी बैठा था। सरपंच जी, हमारे चाचा हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने पटवारी से मिलकर खेत में खूंटी गाड़ दी है। हमें आपकी मदद चाहिए। सरपंच जी, ये बच्चियां तो बच्ची ही हैं, क्या जाने खेत खलिहान। हम तो बस देख रेख कर रहे थे। इनके पिताजी मेरे भाई थे और जमीन का आधा हिस्सा तो मेरा भी है। गांव वालों में हलचल शुरू हो गई। हमने इन बच्चियों को पलते देखा है, ये झूठ नहीं बोल सकती। इस मामले को पंचायत में कल रखा जाएगा। पटवारी और गवाहों को बुलाया जाएगा। फैसला सबूत के आधार पर होगा। सावित्री और रमा की आंखों में आशा की चमक लौट आई थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही कचनारीपुर गांव में एक हलचल थी। आज गांव की पंचायत में एक अहम फैसला होने वाला था। सावित्री और रमा की जमीन को लेकर गांव का चौपाल सज चुका था। नीम के पेड़ की छांव में सरपंच रामधारी बैठ चुके थे। गांव के बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब धीरे धीरे वहां जमा हो रहे थे। सावित्री और रमा सादगी से तैयार होकर वहां पहुंची। वहीं दूसरी तरफ श्यामलाल, गुड़िया और मुकुल पहले से मौजूद थे। चेहरे पर बनावटी उदासी, लेकिन आंखों में पुराना घमंड। आज पंचायत में सावित्री और रमा की जमीन विवाद का मामला रखा गया है। यह कोई सामान्य मामला नहीं, यह गांव की परंपरा, ईमान और इंसानियत की परीक्षा है। सरपंच जी, पुराने रिकॉर्ड में यह जमीन हरिशंकर, सावित्री और रमा के पिता और श्यामलाल उनके चाचा के नाम पर आधी आधी है। लेकिन सबकी निगाहें उस लेकिन पर टिक गईं। लेकिन ये रजिस्ट्री अधूरी है। बाबूजी यानी हरिशंकर जी के हिस्से का दस्तावेज पूरा नहीं है और न ही कभी उसमें श्यामलाल जी का नाम साफ तौर पर चढ़ाया गया। हमारे पिताजी ने हमेशा कहा था कि यह जमीन पूरी तरह हमारी है। उन्होंने कभी चाचा को हिस्सेदार नहीं माना। सरपंच जी, भाई ने कागज पूरे नहीं करवाए, ये उनका भूल था, लेकिन जमीन तो परिवार की है। भाई साहब, अगर जमीन पर दावा है तो सबूत भी होना चाहिए। क्या आपके पास कोई गवाह है जो कह सके कि आपके भाई ने यह जमीन आपके साथ बांटी थी? हरिशंकर ने अपनी बेटियों को ही जमीन का वारिस बनाया था।
उसने हम सबके सामने कहा था, मेरी बेटियां ही मेरा वंश हैं। बात अब साफ हो रही है। दस्तावेज अधूरे हैं, लेकिन बात गवाहों की और नियत की है। गांव वालों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सावित्री और रमा तो खुद अपने पांव पर खड़ी हैं, खेत भी जोत रही हैं, चाचा को क्या जरूरत। पंचायत इस मामले में अंततः यही फैसला सुनाती है, जमीन पूरी तरह सावित्री और रमा की है। श्यामलाल जी, आप यदि दोबारा दावा करेंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गांव वाले तालियां बजाते हैं। श्यामलाल, गुड़िया और मुकुल के चेहरे पर जैसे हवाइयां उड़ गईं। अब क्या होगा जी? गांव में हमारी तो थू थू हो गई। सब आपकी वजह से हुआ। अगर आप लालच नहीं करती तो आज ये दिन ना आता। दीदी, हम जीत तो गए, पर क्या वाकई ये जीत है? पता नहीं रमा, जब अपने ही रिश्तेदार दुश्मन बन जाए तो जीत भी एक बोझ लगती है। फिर भी बाबूजी का सपना हमने बचा लिया। हाँ रमा, और अब हमें इस जमीन को ऐसी जगह बनाना है जहां मेहनत की फसल उगे और जहां कोई लालच न झांक सके।